हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की तैयारी के सफ़र में ही हमारा अगला वीडियो आ चुका है। यह वीडियो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट वाले वीडियो में हमने पहले ही 4 टॉपिक्स कवर कर चुके हैं और इस वीडियो में हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप जाकर पहला वीडियो देखिए, क्योंकि उसमें हमने सिखाया है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आइए देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स के किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर कई तरह के क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहला जो हम टाइप पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कॉस्ट। कॉस्ट के बेस पर, यानी कि रुपए से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में, द कॉस्ट ऑफ 2 चेयर्स एंड 3 टेबल्स इज ₹900। यानी कि क्या है कि 2 कुर्सियों और 3 मेज़ों का दाम कितना दिया हुआ है, कीमत दिया हुआ है ₹900। एंड द कॉस्ट ऑफ 3 चेयर्स एंड 6 टेबल्स इज 1500। यानी कि 3 कुर्सियों और 6 मेज़ों की जो कीमत दी हुई है वो कितनी दी हुई है, ₹1500। तो पूछ रहा है कि प्रत्येक कुर्सी और प्रत्येक मेज़ की कीमत ज्ञात कीजिए। इसको फिर से समझिए कि 2 कुर्सियों और 3 मेज़, 2 कुर्सी और 3 मेज़ की कुल कीमत जो है वो ₹900 है। और वहीं अगर 3 कुर्सी और 6 मेज़ लिया जाए तो उसकी कीमत कितनी दी हुई है, ₹1500। तो प्रत्येक कुर्सी और प्रत्येक मेज़, यानी कि हर एक कुर्सी और हर एक मेज़ की कीमत हमें निकालनी है कि कितनी होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन को क्या करते हैं कि मानते हैं क्या चीज़, लेट कॉस्ट ऑफ 1 चेयर, एक कुर्सी की कीमत मान लेते हैं कितनी, एक्स रुपये मान लेते हैं हर एक कुर्सी की कीमत। वहीं कॉस्ट ऑफ 1 टेबल जो होगा वो क्या मान लेंगे, ₹वाई। तो एक चेयर का कॉस्ट हो गया ₹एक्स और दूसरे चेयर और एक टेबल का कॉस्ट हो गया वाई रुपये। तो अब एक एक स्टेटमेंट को पढ़ के उसका फिर इक्वेशंस बनाएंगे। जैसे कि पहला जो स्टेटमेंट हमारा क्या था, वो था कि 2 कुर्सी और 3 मेज़ की कीमत हमें बतानी है। तो एक कुर्सी का दाम अगर एक्स रुपये है तो 2 कुर्सी का दाम कितना हो जाएगा, 2x। और इसी तरह एक मेज़ का दाम अगर वाई रुपये है तो 3 मेज़ का दाम कितना हो जाएगा, 3y। तो ये दोनों दाम जोड़ने पर, चेयर और ये मेज का दाम जोड़ने पर कितना आएगा, दिया हुआ है कितनी आना चाहिए, ₹900, यानी कि ₹900 के बराबर आनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा पहले स्टेटमेंट से पहला इक्वेशन हमारा बन गया। अब इसी तरह दूसरे स्टेटमेंट से दूसरा इक्वेशन बनेगा। वो क्या है कि 3 कुर्सी बताइए, एक कुर्सी का दाम x है तो 3 कुर्सी का दाम हो जाएगा 3x। और 6 मेज यानी कि एक मेज का दाम है y, तो 6 मेज का दाम हो जाएगा 6y। और ये पूरा जोड़ने पर कितने रुपए का आना चाहिए, ₹1500 पूरे दाम दिया हुआ है, यानी कि ₹1500 ये हमारा दाम है। तो इस तरह हमारा ये दूसरा इक्वेशन बन गया। अब 2 इक्वेशन बन गए। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम क्या करेंगे, आंसर निकालेंगे एक्स और वाई की। यही एक्स और वाई हमारा आंसर होगा, क्योंकि प्रत्येक कुर्सी और प्रत्येक मेज का दाम पूछा है और उसी को हमने एक्स और वाई माना हुआ है। तो एक्स और वाई का अगर वैल्यू निकल जाएगा तो हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्या है कि ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है। तो अगर इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करें तो हम देखेंगे कि ना तो 2x और ना तो 3y किसी तरीके से बराबर है। लेकिन अगर हम देखिए पहले इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इससे क्या हो जाएगा कि ये जो 3y वाला टर्म है ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करने पे 6y, और नीचे भी 6y है, तो इस तरह क्या हो जाएगा, y वाला टर्म कट जाएगा। तो क्या करते हैं, ऊपर वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऊपर वाले इक्वेशन को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 900 भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800। और जो दूसरा इक्वेशन था वो ऐसे ही रहेगा, 3x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 1500। अब ये जो 6y है ये कैसे कटेगा, 6y कटेगा जब हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में माइनस करेंगे। माइनस करने पे क्या होता है कि नीचे वाले इक्वेशंस का साइन क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो ये 6y कट जाएगा और ये पहला क्या है, 4x माइनस 3x, ये क्या हो जाएगा, x बचेगा इज इक्वल्स टू 1800 में से 1500 क्या होगा, माइनस होगा, तो कितना हो जाएगा, 300। तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से x इज इक्वल्स टू आ गया 300। x इज इक्वल्स टू 300। जब x की वैल्यू आ गई तो क्या करेंगे,
इसको दोनों में से किसी भी इक्वेशन में हम पुट कर देंगे तो वहाँ से हमारा y का वैल्यू आ जाएगा। तो जैसे जो पहला इक्वेशन है उसमें मान लीजिए पुट कर देते हैं, ये जो पहला इक्वेशन था 2x + 3y = 900, इसमें आइए पुट कर देते हैं। तो 2 × x, x का मतलब 300 + 3y = 900, ये हमारा पहला इक्वेशन था। तो ये कितना हो जाएगा 600 + 3y = 900 और 3y = ये 600 उधर जाएगा तो बचेगा 300 और y = आ जाएगा 100। तो इस तरीके से हमारा x और y का वैल्यू आ गया। तो पूछा क्या था क्वेश्चन में कि प्रत्येक कुर्सी और प्रत्येक मेज का दाम पूछा हुआ था। जो प्रत्येक कुर्सी का दाम पूछा था वो क्या हो गया हमारा 300 रुपये, और प्रत्येक मेज का दाम जो हो गया वो हमारा कितना हो गया 100 रुपये। तो क्या हो गया, चेयर का दाम हो गया ₹300 और मेज का दाम यानी कि टेबल का दाम हो गया ₹100। ये हमारा हो गया आंसर। तो इस तरीके से कॉस्ट वाला क्वेश्चन जो होगा जिसमें रुपए का जो जिक्र होगा उसको इस तरीके से क्वेश्चन को पूरा करेंगे। तो कैसे करेंगे, हर एक स्टेटमेंट से एक इक्वेशन बनेगा। स्टेटमेंट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और फिर किसको x मानना है किसको y मानना है वो समझिए, और फिर स्टेटमेंट से इक्वेशन बना के उसको एलिमिनेशन मेथड या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करके इसका आंसर ला सकते हैं। अब अगला देखते हैं क्या है। अगला है क्वेश्चन बेस्ड ऑन फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है, द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। इफ 1 is added to both numerator and denominator, the fraction becomes 3/4. Find the original fraction। यानी कि क्या है कि एक भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम है। एक भिन्न का जो अंश है वो उसके हर से 4 कम है। यदि अंश और हर दोनों में 1 जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, भिन्न 3/4 हो जाएगा। तो जो मूल भिन्न है वो हमें ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं कि ये जो मूल भिन्न है, ये जो हमारा फ्रैक्शन है, ये सब आपको एग्जाम में इतना लिखना नहीं है। ये जो मैंने पूरा लिख के दिखाया है ना, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर 1 टेबल ₹x ₹y, वहाँ पर MCQ क्वेश्चन होगा, मतलब कि आपके पास क्वेश्चन होगा और सामने ऑप्शन होगा। तो आप किस तरीके से इसको सॉल्व कर रहे हैं ये चीज़ वहाँ पर नहीं देखी जाएगी, वहाँ सिर्फ आपका सही आंसर से मतलब है। तो इतना कुछ लिखना नहीं, ये सब तो मैंने समझाने के लिए लिख दिया है। वहाँ सीधे आपको जो है आपको मान लेना है दिमाग में ही कि एक चेयर का दाम x रुपये है, एक टेबल का दाम y रुपये है। तो सीधे ये स्टेटमेंट पढ़ के आपको डायरेक्ट जो है सॉल्व करना चालू कर देना है इक्वेशन बना के। तो इसी तरह यहाँ पे भी देखिए क्या है, फ्रैक्शन हम मान लेते हैं क्या है x/y है। तो अब स्टेटमेंट को पढ़ के आइए इक्वेशन बनाते हैं। पहला क्या लिखा है कि एक भिन्न का जो अंश है, अंश उसके हर से 4 कम है। तो इसका अंश क्या है x है और हर है y। तो इसका जो अंश है यानी कि x है वो हर से 4 कम है, यानी कि वो y से 4 कम है। y से 4 कम कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, इस अंश के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से इक्वेशंस को बनाते हैं। x = हो जाएगा y - 4। स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से और आराम से पढ़ेंगे तो, और प्रैक्टिस आप जितना ज़्यादा करेंगे तो उससे क्या होगा कि आप समझ करके उस इक्वेशंस को बना सकते हैं। दूसरा क्या है कि यदि अंश और हर दोनों में 1 जोड़ दिया जाए, यानी कि अंश में भी 1 जोड़ दिया जाए और हर में भी अगर 1 जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, तो भिन्न हमारा 3/4 हो जाएगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 3/4 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से ये 2 इक्वेशंस बनेंगे। तो पहला इक्वेशंस तो हमारा बना हुआ है। दूसरा इक्वेशन को क्या करेंगे, थोड़ा अच्छे से बनाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। यानी कि ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x + 1 = 3y + 1। तो ये हो जाएगा 4x + 4 = 3y + 3। तो इसको अब कैसे बनाएंगे, 4x और 3y को एक तरफ कर लेते हैं, -3y इधर हो जाएगा और उस 4 को उधर कर लेंगे तो 3 - 4 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये हमारा बन गया दूसरा इक्वेशन। ये पहला इक्वेशन ये है और ये दूसरा इक्वेशन।
तो अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने का यहाँ पर सबसे आसान तरीका मुझे नज़र आ रहा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू दी हुई है पहले इक्वेशन में। तो यहाँ से डायरेक्ट x की जगह पे क्या करेंगे, x की वैल्यू जो y-4 है ये डायरेक्ट दूसरे इक्वेशन में हम पुट कर सकते हैं। तो x की जगह पे क्या करेंगे, y-4 -3y = -1। दूसरे इक्वेशन में हमने डायरेक्ट पहले इक्वेशन को पुट कर दिया। अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं, 4y - 16 हो जाएगा, -3y = -1। अब ये 4y - 3y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, और -16 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। तो यहाँ से क्या आ गया, y की वैल्यू आ गई 15। अब जब y की वैल्यू आ गई तो इसको क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो पहला जो इक्वेशन है, पहला इक्वेशन था x = y-4। यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर देते हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 15 - 4, यानी कि यहाँ से x की वैल्यू आ गई 11। तो x की वैल्यू आ गई 11 और y की वैल्यू आ गई 15। तो हमारा जो फ्रैक्शन था, हमारा जो फ्रैक्शन है, जो हमें बताना है, जो मूल भिन्न हमें बताना है, वो क्या था, x/y हमने माना था। तो x की भी वैल्यू आ गई और y की भी वैल्यू आ गई, ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। मतलब कि x की वैल्यू क्या होगा 11 और y की वैल्यू क्या है 15। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 11/15। तो इस तरीके से फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को भी ऐसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फ्रैक्शन को x/y मान लिए, फिर इसके बाद स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे, एक एक स्टेटमेंट को, और उससे फिर इक्वेशन हम बनाएंगे कि स्टेटमेंट में क्या लिखा है और उसको किस तरीके से हम इक्वेशन में बना सकते हैं। तो अगला टॉपिक आइए देखते हैं क्या है। अगला टॉपिक है हमारा क्वेश्चन बेस्ड ऑन फिक्स्ड चार्जेज। फिक्स्ड चार्जेज क्या है कि मान लीजिए आप जिम ज्वाइन करने जाते हैं और वहाँ आपसे जिम वाला बोलता है कि देखिए आपको एक फ़िक्स्ड चार्ज यानी कि 2000 रुपये आपको जमा करना होगा, और फिर उसके बाद जो हर महीने क्या हो जाएगा, हर महीने 800 रुपये आपको लगेंगे। तो ये जो 2000 रुपये हैं ये हो गया आपका फ़िक्स्ड चार्ज है जो शुरू में लगेगा। इसके बाद जो हर महीने का पर मंथ का जो आपका जो जिम वाला आपको चार्ज करेगा वो कितना लेगा, वो ये 800 रुपये लेगा। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे कि इस तरीके का जब सिचुएशन आता है तो उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन को पढ़ के समझते हैं। क्या लिखा है कि अ ट्यूटर चार्जेज अ फिक्स्ड फीस फॉर द फर्स्ट 4 क्लासेस एंड एन एडिशनल फीस पर क्लास देयर आफ्टर। अर्जुन टुक 7 classes and paid ₹2200, while Meera took 5 classes and paid ₹1800. तो find the fixed fees and the additional per class fees। इसको क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिए। एक ट्यूटर है, यानी कि पढ़ाने वाला एक ट्यूटर है जो कि क्या करता है, एक फिक्स्ड चार्ज करता है फॉर द फर्स्ट 4 क्लासेस। शुरू के 4 क्लास के लिए वो फिक्स्ड चार्ज लेता है, और फिर उसके बाद क्या लिखता है, एंड एडिशनल फीस पर क्लास देयर आफ्टर। मतलब कि 4 क्लासेस के बाद जो जितनी क्लास करेंगे तो उसका हर एक क्लास का एक एक चार्ज लगेगा। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं कि इसमें भी वो इसी तरीके से कि मान लेते हैं, लेट क्या मानते हैं कि जो फिक्स्ड चार्ज है वो है ₹X, और जो एडिशनल फीस है पर क्लास का जो फीस है, पर क्लास का जो फीस है वो मान लेते हैं कि रुपीज़ क्या है, y है, हर एक क्लास का है, पर क्लास का कॉस्ट। तो अब स्टेटमेंट से हम कैसे इक्वेशंस बनाएंगे। जैसे कि पहला एक स्टेटमेंट क्या है कि अर्जुन टुक 7 classes। अब इस चीज़ को ध्यान से देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस को, कि अर्जुन ने टोटल 7 क्लास ली, तो इसमें से 7 क्लास में से 4 क्लास का तो फिक्स्ड चार्ज लगेगा, उसका पर हर एक दिन का चार्ज नहीं लगेगा बल्कि फ़िक्स्ड चार्ज लगेगा। क्वेश्चन में था ना कि पहले के शुरू के 4 क्लास क्या होंगे, उसमें फ़िक्स्ड चार्ज लगेगा। तो 4 क्लास तो फिक्स्ड चार्ज लगेगा, बाकी के जो बचे 3 क्लास उसमें क्या होगा कि पर क्लास का चार्ज लगेगा। तो अगर हमको इससे इक्वेशन बनाना होगा तो क्या होगा कि जो फिक्स्ड चार्ज लगेगा 4 दिन का वो तो लगेगा उसका X रुपये, 4 दिन का ही X रुपये है, तो X रुपये हो गया, प्लस अब जो हर एक बाकी के जो 3 दिन हैं उसका क्या लगेगा, पर क्लास वाला चार्ज लगेगा। मतलब कि हर एक दिन का चार्ज लग रहा था Y रुपये। 4 दिन बाद के जो जितने भी क्लास थे उसमें क्या लग रहा था, हर एक दिन का Y रुपये चार्ज लग रहा था। तो 4 दिन के बाद इसने 3 दिन और क्लास की थी, तो हर एक का एक दिन का Y रुपये अगर चार्ज लग रहा है तो इस 3 दिन का कितना रुपये लगेगा, 3Y लगेगा। और ये दोनों पूरा मिलाकर जो लिखा हुआ है कि अर्जुन टुक 7 classes एंड पेड
2200, ये पूरा मिलाकर उसने 2200 रुपये दिए। तो इस तरीके से ये बनेगा हमारा पहला इक्वेशन। एक बार फिर से समझिए कि अर्जुन ने टोटल 7 क्लास किया था। 7 में से जो शुरू का 4 क्लास है उसके लिए तो सिर्फ उसको x रुपये देने होंगे। बाकी के जो जितने भी क्लास करेगा हर एक दिन का उसको y रुपये देना पड़ेगा। तो बाकी उसने 3 दिन और काम किया, तो 3 दिन और क्लास लिया, तो 3 दिन का कितना हो जाएगा, 3y, मतलब 3y, ये 3y हो जाएगा बाकी के 3 दिन का। और ये पूरा मिला करके उसका कितना हो जा रहा है, क्वेश्चन में दिया है 2200 रुपये। इसी तरह अगला देखिए क्या दिया है। अगला मीरा भी क्लास की है। मीरा ने कितने क्लास किए हैं, 5 क्लासेस। मीरा ने 5 क्लास किए हैं, 5 क्लास किए हैं, तो जिसमें कि 4 क्लास का तो फिक्स चार्ज लगेगा x रुपये। लेकिन जो बचा हुआ क्लास है, यानी कि एक दिन और उसने क्लास किया, तो वहाँ से क्या लगेगा, उसका y रुपये लगेगा। तो इसका क्या होगा, x रुपये चार्ज कटा फिक्स चार्ज, प्लस उसने सिर्फ एक ही दिन का एक्स्ट्रा क्लास ली, तो क्या हो जाएगा, y, सिर्फ y जुड़ेगा। और ये कुल मिलाकर उसने कितना पेड किया, 1800 रुपये, 1800 रुपये। तो ये हो गया हमारा यहाँ से पहला इक्वेशन, और यहाँ से ये बना हमारा दूसरा इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। तो कैसे करेंगे, यहाँ देखिए, इसको डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो दोनों इक्वेशंस को आपस में माइनस करेंगे तो ये x वाला टर्म कट जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। आइए, पहला इक्वेशन है x + 3y = 2200, दूसरा इक्वेशन है x + y = 1800। इसको आपस में माइनस करेंगे, नीचे वालों का सभी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो x और -x कट गया, ये हो गया 3y - y, 3y - y मतलब 2y हो जाएगा। और 2200 - 1800 कितना आएगा, 400। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 200। y का वैल्यू कितना आ गया, 200। अब y की वैल्यू आ गई तो उसको किसी भी इक्वेशन में पुट करिए और x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो मान लीजिए हम इसको दूसरे इक्वेशन में पुट करते हैं, तो दूसरा इक्वेशन क्या था, x + y = 1800 था। तो यहाँ से y की वैल्यू 200 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x + 200 = 1800। तो x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 1600। यानी कि वो जो ट्यूटर था, वो जो चार शुरू के 4 क्लासेस का दाम उसको कितना ले रहा था, 1600 रुपये। उस पूरे 4 दिन का क्लास 1600 रुपये। उसके बाद जितना भी कोई क्लास करेगा तो हर एक दिन का क्लास कितना लगेगा, उसका कॉस्ट कितना लगेगा, कीमत कितनी लगेगी, 200 रुपये वो चार्ज करेगा। तो ये हमारा x और y इसका आंसर हो गया। यानी कि जो फिक्स्ड चार्ज था, फिक्स्ड चार्ज हमने x माना था, तो फिक्स्ड चार्ज की कीमत हो गई ₹1600। और पर क्लास की जो कीमत थी उसके बाद, फिक्स चार्ज के बाद जो पर क्लास की कीमत थी वो कितनी हो गई, ₹200। यही हमारा हो गया आंसर। तो इस तरीके से ये फिक्स्ड चार्ज वाले क्वेश्चंस को इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। अब अगला टाइप देखते हैं क्या चीज़ है। अगला टाइप है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एजेज वाले क्वेश्चंस को पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है। एजेज और एक डिजिट वाला भी क्वेश्चन आएगा, उसको भी सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। तो इस क्वेश्चन को इस टाइप को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या लिखा है, और जो शुरू में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक था, सबसे पहला जो हमारा टाइप था कॉस्ट वाला, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला देखते हैं, एजेज वाले में क्या लिखा है कि द सम ऑफ द एजेज ऑफ अ फादर एंड हिज सन इज़ 45 ईयर्स। 5 years ago का मतलब पहले, 5 साल पहले। 5 years ago मतलब 5 साल पहले। द फादर वॉज 6 times एज ओल्ड एज इज सन। जो फादर था वो 6 गुना था अपने सन का। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेज। एक बार फिर से देखते हैं। एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 45 साल है। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 6 गुना थी, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, यानी कि उनका प्रेजेंट एज निकालना है। तो इसका मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि एजेज वाले क्वेश्चन में हमेशा प्रेजेंट एज को x और y मानते हैं। तो प्रेजेंट एज को ही x और y मानते हैं कि लेट प्रेजेंट एज ऑफ, यहाँ पर कौन कौन है, फादर और सन है। तो फादर की एज मान लीजिए प्रेजेंट एज क्या है, x है, और सन की प्रेजेंट एज क्या है, y है।
ठीक है, तो प्रेजेंट एज को हमने एक्स और वाई मान लिया, फादर की एक्स और सन की वाई। अब स्टेटमेंट को पढ़ के उसका इक्वेशन बनाते हैं। तो पहला क्या है कि पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 45 साल है। तो पिता की आयु है एक्स और जो है पुत्र की आयु है वाई। तो इनका योग जो करेंगे एक्स प्लस वाई करेंगे तो कितना आना चाहिए, 45 आना चाहिए। ये हो गया हमारा यहाँ से पहला इक्वेशन, आसान था। अब इसके बाद ये चीज़ ध्यान से देखेंगे, अगला क्या लिखा है कि 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु के 6 गुना थी। तो ये जो x और y है ये अभी का एज है, उनका प्रेजेंट एज है, यानी कि उसका उनकी वर्तमान आयु है। लेकिन अब ये जो यहाँ से जो हमारा इक्वेशन बनाना है वो क्या लिखा है, 5 वर्ष पहले की बात की गई है। तो अभी की आयु से हम इक्वेशन नहीं बना सकते, हमें अब 5 वर्ष पहले की उसकी आयु निकालनी पड़ेगी। यानी कि 5 ईयर्स अगो उनका एज क्या था, अगो का मतलब क्या होता है पहले। तो 5 ईयर्स अगो उनकी एज क्या रही होगी बताइए। जब फादर की एज अभी x साल है तो 5 साल पहले कितनी होगी, x माइनस 5 होगी। और इसी तरह सन की एज अगर अभी y है तो 5 साल पहले कितनी होगी, y माइनस 5, है कि नहीं। अगो के केस में अगर पहले का एज निकालना है तो इसको क्या करेंगे, उतनी एज को माइनस कर देंगे। अगर अभी आपकी आयु 20 साल है तो मैं पूछूंगा कि 5 साल पहले आप कितने साल के थे, तो क्या होगा, 5 साल उसमें माइनस करेंगे, यानी कि 20 माइनस 5 मतलब 15 आयु, 15 की थी आपकी आयु। तो इसी तरीके से 5 साल पहले की हम जो आयु निकालेंगे वो क्या करेंगे, x माइनस 5 और सन की y माइनस 5। तो अब इन दोनों से इक्वेशन बनेगा, मतलब कि x माइनस 5 और y माइनस 5 से दूसरा इक्वेशन बनेगा। तो क्या लिखा था, 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 6 गुना थी। तो पिता की जो आयु है x माइनस 5 वो पुत्र की आयु यानी कि y माइनस 5 के 6 गुना है, मतलब कि इंटू 6 के बराबर है। पिता की आयु कितने के बराबर होगी, पुत्र की आयु के 6 गुना के बराबर। इस तरीके से ये बना हमारा दूसरा इक्वेशन। तो इसको और अच्छे से सॉल्व करेंगे, मतलब कि x माइनस 5 इज इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 6y माइनस 30। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगा, यहाँ से इक्वेशन बनेगा x और y को एक तरफ कर लेते हैं तो x माइनस 6y इज इक्वल्स टू माइनस 30 प्लस 5 यानी कि माइनस 25। ये बना हमारा दूसरा इक्वेशन। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 45 और दूसरा इक्वेशन है x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 25। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड सबसे आसान तरीका होगा, यानी कि पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 45 और दूसरा है x माइनस 6y इज इक्वल्स टू माइनस 25। इन दोनों इक्वेशन को आपस में माइनस कर देते हैं तो नीचे वाले इक्वेशन का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस यहाँ भी प्लस। तो x माइनस एक्स कट गया, y प्लस 6y, अब ये माइनस 6y नहीं रहा, अब ये प्लस हो चुका है। तो y प्लस 6y कितना हो जाएगा, 7y। और इसी तरह 45 प्लस 25, 45 प्लस 25 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो यहाँ से y का कितना वैल्यू आ गया, 10, y का वैल्यू आ गया 10। यानी कि y हमने किसकी एज मानी थी, सन की एज, तो सन की एज आ गई 10। अब y की वैल्यू आ गई तो उसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो हमारा x का वैल्यू भी आ जाएगा। पहले इक्वेशन में पुट करते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 45 है पहला इक्वेशन। तो यहाँ से y की वैल्यू अगर 10 रखेंगे तो x का कितना वैल्यू आ जाएगा, 35। तो इस तरीके से हमारा दोनों का एज आ चुका है। प्रेजेंट एज पूछा था, प्रेजेंट एज हमारा आ गया, यानी कि फादर का प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, 35 ईयर्स, और जो सन होगा, सन का प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, 10 ईयर्स। यही हमारा आंसर हो गया, फाइनल आंसर। तो इस तरीके से एज वाले क्वेश्चंस को निकालते हैं। ध्यान रखिए, हमेशा प्रेजेंट एज को x और y मानेंगे। फिर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे कि 5 वर्ष पहले या फिर 5 वर्ष बाद का अगर पूछता, यहाँ पर 5 वर्ष पहले लिखा था तो हमने माइनस कर दिया, 5 वर्ष बाद की आयु होती तो हम यहाँ पर प्लस करते, x प्लस 5। तो इंग्लिश में भी अगर आप देखें तो 5 ईयर्स अगो, अगो का मतलब होता है पहले, तो अगो अगर लिखा है तो उसमें माइनस करेंगे। अगर बाद की बात करता है तो वो लिखता है कि 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब अभी से 5 साल बाद जो आयु होगी उसके लिए 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, इस तरीके से लिखता है, तो वहाँ प्लस करते हैं।
यहाँ देखिए ये रिमेंबर में क्या लिखा है, हिंट में भी लिखा है कि 5 ईयर्स जब अगो लिखा है तो इसका क्या मतलब है कि 5 साल पहले की बात कर रहा है। तो प्रेजेंट एज में 5 को क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे। उसी तरह अगर लिखा होता 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ या फिर 5 ईयर्स हैंस भी कभी कभी लिखा रहता है, तो उसका क्या मतलब होता है कि उसका मतलब होता है 5 साल बाद। तो उसके लिए क्या करते हैं कि प्रेजेंट एज में 5 को हम ऐड करते हैं। अब अगला देखिए, अगला टॉपिक क्या है, अगला है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रेशियो। रेशियो पे भी क्वेश्चंस आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आइए इसको देखते हैं कैसे होगा। द रेशियो ऑफ द इनकम्स ऑफ 2 पर्सन, 2 पर्सन के इनकम का रेशियो दिया है कितना, 9:7। एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च, इनकम मतलब जो उसने कमाया है और एक्सपेंडिचर मतलब जो उसने खर्च किया है। उन दोनों के खर्च का जो एक्सपेंडिचर का जो रेशियो दिया हुआ है वो कितना दिया है, 4:3। तो इफ़ ईच ऑफ देम मैनेजेज टू सेव ₹200, यानी कि कुछ जो उसने कमाया और फिर जो खर्च कर दिया, उसके बाद दोनों के दोनों क्या करते हैं कि 2,000 रुपये बचा लेते हैं पर मंथ। तो फाइंड देयर मंथली इनकम, तो ये जो इनकम थी उनकी दोनों की इनकम क्या होगी, ये हमें निकालना है। तो इसको एक बार फिर देखते हैं कि 2 व्यक्तियों की जो आय थी, आय मतलब इनकम, उनका अनुपात दिया है 9:7 और उनके व्यय यानी कि उनका जो एक्सपेंडिचर है, उनका जो उनका खर्च है, उनकी जो ये अनुपात दिया हुआ है वो दिया है 4:3। यदि उनमें से प्रत्येक प्रतिमाह ₹200 की बचत, 2000 की बचत करने में सक्षम है, दोनों में 2000 बचा भी लेते हैं। आइए देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं कि वो 2 व्यक्ति जो थे वो कौन थे, ए और बी थे। तो इन दोनों का हमें इनकम और एक्सपेंडिचर देखना है कि क्या होगा। इनकम और एक्सपेंडिचर यानी कि उनकी आय और उनका खर्च कितना होगा, इन दोनों लोग का देखना होगा। तो क्या है, दिया है कि 2 व्यक्तियों की जो आय का अनुपात है वो 9:7 है। तो 9:7 ए और बी के जो इनकम है, इन दोनों का जो अनुपात होगा वो 9:7 होगा। तो ए का इनकम क्या ले लेंगे, मान लेंगे कि 9x है और बी का इनकम क्या मान लेंगे कि 7x है। तो क्या होगा, 2 व्यक्तियों का जो आय का अनुपात होगा वो 9:7 इस तरीके से मान लेंगे। अब इन दोनों का देखिए, अब आप कभी रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा, 9:7 आएगा। तो इस तरीके से 9:7 को हम ए का 9x और बी का 7x लिख लेंगे। फिर क्या दिया है अगला कि उनके एक्सपेंडिचर, उनके खर्च का जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया है 4:3 का। तो इसके जो एक्सपेंडिचर होगा उसको क्या मानेंगे, 4y मानेंगे, और इसके एक्सपेंडिचर को, बी के एक्सपेंडिचर को मानेंगे 3y। तो इस 4y और 3y का जो रेशियो होगा यहाँ से क्या हो जाएगा, 4:3 का हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है। तो इस तरीके से क्या करेंगे कि हम इनकम को x के टर्म में लिखेंगे और जो एक्सपेंडिचर है, दोनों का जो खर्च है, उसको क्या करेंगे, y के टर्म में लिखेंगे। फिर क्या लिखा है कि यदि उनमें से प्रत्येक, मतलब कि दोनों ही क्या करते हैं कि प्रति माह 2000 की बचत कर लेते हैं। तो ए की अगर आप ए की बात करें तो क्या होगा कि 9x उसकी आय थी और 4y उसका खर्च था, और उसने जो बचत होगा वो कैसे निकलेगा, इन दोनों को माइनस करेंगे, इनकम में एक्सपेंडिचर को माइनस करेंगे, तभी तो निकलेगा कि उसने कितना बचाया। तो 9x में माइनस जब करेंगे 4y को तो कितना आएगा, उसका बचत कितना होगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2000 रुपये उसने बचत किया, इक्वल्स टू 2000। इसी तरह बी के भी केस में उसका जो बचत है वो भी कितना है, 2000 रुपये। तो इसमें क्या है, उसने कमाई किया 7x, उसमें उसने 3y खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 2000 रुपये उसने बचाया। तो इस तरीके से हमारा ये पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन बन गया। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके इसका आंसर निकालेंगे एक्स और वाई का, तो वही हमारा आंसर होगा। इसको कैसे सॉल्व किया जाए, एक्स और वाई में से किसी एक को एक बराबर करना होगा। तो यहाँ देखिए कि यहाँ पर अगर हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पहले इक्वेशन में 4y है और दूसरे इक्वेशन में 3y है। तो इन दोनों को बराबर कैसे किया जाए, तो ये जो पहला वाला इक्वेशन है, अगर हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दें और दूसरे वाले इक्वेशन में 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये y वाला टर्म हमारा बराबर हो जाएगा।
तो आइए करके देखते हैं। पहले इक्वेशन में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 27, और फिर 4 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो -12y, और 2000 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000। इसी तरह दूसरे वाले इक्वेशन में क्या करना है, 4 का मल्टीप्लाई करना है। तो करते हैं, तो कितना हो जाएगा ये 28x माइनस 12y इज इक्वल्स टू 8000। ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन। अब क्या करेंगे, इसको आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करना होगा, क्योंकि ये दोनों का साइन क्या है, 12y दोनों के आगे माइनस लगा हुआ है, तो इसलिए माइनस करना होगा ताकि नीचे वाला का साइन बदल जाए। तभी तो ये -12y और ये +12y आपस से कटेगा। तो माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये 27x और ये 28x, 27x माइनस 28x कितना हो जाएगा, माइनस का x इजिकल्स टू, यहाँ से क्या हो जाएगा, 6000 में 8000 घटेगा तो कितना आ जाएगा, माइनस के 2000। तो अब क्या होगा, यहाँ से दोनों माइनस माइनस हटा सकते हैं, तो यहाँ से x इजिकल्स टू क्या आ जाएगा, 2000। x की वैल्यू आ गई 2000। x की जब वैल्यू आ गई तो इसको किसी भी इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसको मान लीजिए कि पहला जो इक्वेशन है 9x माइनस 4y इजिकल्स टू 2000, इसमें जब हम आप x की वैल्यू को, इस 2000 को इसमें पुट करेंगे, जब पुट करेंगे तो देखते हैं क्या होगा, 9x की जगह पे 2000 पुट करना है, तो 9 इंटू 2000 इज माइनस 4y इज इक्वल्स टू 2000। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ कि यहाँ से y की क्या वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 4000। तो x की वैल्यू हो गई 2000, y की वैल्यू 4000। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, उनकी मासिक आय ज्ञात करनी थी, यानी कि उनकी मंथली इनकम हमें निकालनी थी। तो यही हमारा, तो ध्यान दीजिए कि ये हमारा आंसर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर x और y की वैल्यू तो निकल गई, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। क्यों, क्योंकि जो इनकम है a और b की, वो क्या हमने माना है, a की इनकम है 9x और b की इनकम है 7x। तो यहाँ पर एक्चुअली तो देखा जाए तो यहाँ पर y की वैल्यू निकालने की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि हमारा सिर्फ x से काम हो जाएगा। तो x की वैल्यू 2000 हमारी आ गई थी। तो a का जो इनकम होगा वो कितना है, 9x, तो 9 इंटू 2000, यानी कि कितना हो जाएगा, x का इनकम हो जाएगा 18000 रुपये। इसी तरह b का इनकम क्या होएगा, b का इनकम हमने 7x माना था, तो 7 इंटू 2000 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ₹14,000। इस तरीके से हमारा 18,000 और 14,000 यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारा a और b का हमारा इनकम इस तरीके से निकल गया है। तो इस तरीके से आप इनकम और एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगला देखते हैं, अगला टाइप क्या है। अगला ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। वो क्या है, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिजिट्स एंड नंबर्स। डिजिट्स और नंबर वाले क्वेश्चंस को भी अब देखते हैं क्या होगा। ये वाला टाइप इंपॉर्टेंट है और समझना भी काफ़ी थोड़ा सा कठिन है, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ध्यान रखिए कि कभी भी क्वेश्चन में जब डिजिट्स की बात करें, यानी कि अंकों की बात करें, कभी भी अंकों की बात करें, तो वो हमेशा x और y से हम उसको डील करेंगे। लेकिन इस x और y से बनने वाला जो नंबर होता है, ये जो नंबर होता है वो क्या होता है, वो होता है 10x प्लस y। ये हमारा नंबर होता है। इस चीज़ को हम ध्यान रखिएगा कि कभी भी जब वो डिजिट की बात करें तो डिजिट हमेशा x और y होता है, और जो नंबर x और y से जो नंबर बनता है वो क्या बनता है, 10x प्लस y। तो इस क्वेश्चन को देखिए, आइए पढ़ते हैं क्या लिखा है कि अ 2 डिजिट नंबर, 2 अंकों का जो नंबर है वो क्या है, इज़ 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। जो नंबर है वो डिजिट्स के सम का 4 गुना है। और क्या लिखा है कि इफ़ 18 इज़ एडेड टू द नंबर, अगर नंबर में 18 अगर हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिजिट हमारा रिवर्स हो जाएगा। डिजिट रिवर्स हो जाएगा जब हम उसमें 18 को ऐड करेंगे। तो फाइंड द नंबर, तो हमें नंबर बताना है कि क्या होगा। फिर से देखते हैं एक बार क्या लिखा है कि एक 2 अंकों की संख्या है, अपने अंकों के योग का 4 गुना है। क्या मैंने बताया कि जब कभी भी डिजिट का बात किया जाएगा, यानी कि अंकों का बात किया जाएगा, तो अंक क्या होंगे, इसके हमेशा x और y होंगे। इसके x और y डिजिट होंगे, और नंबर क्या बनेगा, इस x और y से नंबर बनेगा 10x प्लस y, क्योंकि हमने जो
इकाई अंक पे जो नंबर है उसमें हमने माना है उसको y, और जो दहाई पे यानी कि टेंस पे जो है उस पर हमने माना है जो नंबर वो क्या है, x है। तो इसीलिए जो टेंस पे है x तो उसको 10 से मल्टीप्लाई, और जो वंस पे y हमने माना है उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसी तरीके से ये नंबर हमारा 10x + y बनता है। पहला क्या लिखा है कि जो संख्या होगी वो अपने अंकों के योग का 4 गुना होगी। यानी कि ये जो संख्या है, यानी कि ये जो नंबर है 10x + y, ये क्या होगी, अपने अंकों का योग, यानी कि अंकों का योग क्या हो गया, x + y, इसके 4 गुना के बराबर होगी, इसके 4 गुना के बराबर होगी। इस तरीके से बनेगा हमारा पहला इक्वेशन। ध्यान से कि जो नंबर है, जो संख्या है, वो अंकों के योग का 4 गुना है। ऐसे बनेगा हमारा इक्वेशन। तो इसको आइए ब्रैकेट ओपन करके इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं। 10x + y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4x + 4y। x और y को एक तरफ कर लें तो ये हो जाएगा, और -4y को इधर करेंगे तो -3y, और इधर क्या बचेगा, कुछ भी नहीं, तो 0। 6x - 3y इक्वल्स टू 0। ये हमारा यहाँ से पहला इक्वेशन बन गया। दूसरा कैसे बनेगा, यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए। अब देखिए संख्या क्या थी, संख्या थी हमारी, जो नंबर था हमारा 10x + y है। तो जब संख्या में यानी कि 10x + y में जब हम 18 को जोड़ दें तो क्या होगा, देखते हैं। यदि संख्या में 18 को जोड़ दिया जाए तो अंक उलट जाएंगे, तो अंक उलट जाएंगे यानी कि जो संख्या होगी वो उल्टी हो जाएगी। तो ये जो पहले जो संख्या थी 10x + y, इसको रिवर्स करने पे, इसको उल्टा कर देने पे क्या बन जाएगा, रिवर्स कर देने पे क्या हो जाएगा, 10y + x बन जाता है। जो नंबर है 10x + y, इसको जब हम रिवर्स कर देंगे, तो ये नंबर बन जाता है हमारा 10y + x। तो जब हमने इस नंबर में 10x + y में जब 18 को जोड़ देंगे तो इससे क्या हो जाएगा कि संख्या रिवर्स हो जाएगी, यानी कि बराबर किसके हो जाएगा, 10y + x के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा बनेगा दूसरा इक्वेशन। इसको सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला x इधर आएगा तो 9x हो जाएगा, और ये 10 इधर आ जाएगा तो -9y, और इस 18 को इधर भेज देंगे तो -18 इक्वल्स टू -18। तो यहाँ से बना हमारा ये। अभी इक्वेशन और भी टूट सकता है, मतलब कि 9 से पूरे इक्वेशंस को डिवाइड करते तो क्या हो जाएगा, x - y इक्वल्स टू -2, क्योंकि 9 भी, ये 9 कट जाएगा, ये भी 9 से कट जाएगा, और ये जब 9 से इसको करेंगे तो ये 2 बार में कटेगा, तो x - y इक्वल्स टू -2, ये बनेगा हमारा दूसरा इक्वेशन। पहला इक्वेशन था, पहले इक्वेशंस को भी छोटा कर सकते हैं। ये जो पहला इक्वेशन था 6x - 3y, इसको भी जब 3 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x माइनस, ये 3 से कटेगा तो y हो जाएगा, और ये 0 पे कोई असर नहीं पड़ेगा, तो ये 2x - y इक्वल्स टू 0। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। और ये दूसरा इक्वेशन, तो दोनों इक्वेशन में देखिए क्या है कि यहाँ पे भी -y है और यहाँ पे भी -y है, तो दोनों इक्वेशंस को आपस में अगर हम माइनस कर दे तो हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब कि पहला इक्वेशन था 2x - y इक्वल्स टू 0, दूसरा इक्वेशन है x - y इक्वल्स टू -2। तो इसको क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे तो नीचे वाले का साइन पहले बदल जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा, -y और ये +y आपस में कट जाएगा, और ये 2x - x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और इधर क्या बचा, 0 + 2 यानी कि 2। तो इस तरह x की क्या वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई 2। फिर इस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा y का वैल्यू आ जाएगा। तो इसको मान लीजिए कि हम दूसरे इक्वेशन यानी कि x - y इक्वल्स टू -2 में पुट कर देते हैं। x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो यहाँ से -y की वैल्यू कितनी आएगी, -4 आएगी, तो यहाँ से y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो x और y इक्वल्स टू क्या हो गया, x की वैल्यू 2 और y इक्वल्स टू 4 हमारा आ गया। तो पूछा क्या था, फाइंड द नंबर, यानी कि संख्या पूछी थी, संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या यानी कि जो नंबर है वो क्या होती है, हमेशा 10x + y होती है, यानी कि हमें 10x + y की जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पे निकालना है। तो अब x और y की यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। 10 × 2 + y की वैल्यू है 4, यानी कि 20 + 4 कितना हो जाएगा हमारा, 24 ही क्या हो जाएगा, हमारा नंबर हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, 24।
तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा कि कभी भी डिजिट्स के साथ वो बोले, यानी कि अंकों के साथ बोले कि अंकों का जोड़ना है या अंकों को घटाना है, तो हमेशा एक्स और वाई को लेकर हम उसका इक्वेशन बनता है। लेकिन कभी भी संख्या की बात करें, यानी कि नंबर की बात करें, तो वो क्या होती है, संख्या जो एक्स और वाई से जो संख्या बनती है वो क्या होती है, हमेशा 10x प्लस वाई होती है वो संख्या। और उसी संख्या को अगर रिवर्स करने की बात करें, यानी कि उल्टा कर देने की बात करें, उलट कर देने की बात करें, तो वो क्या हो जाएगी, 10y प्लस एक्स हो जाएगा। तो ये चीज़ों को अगर ध्यान रखेंगे और इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन को भी आप निकाल सकते हैं। अगला देखिए, एक और टाइप है, ये लास्ट टाइप जो है वो क्या है, करेंसी पे बेस्ड। करेंसी मतलब रुपयों पे बेस्ड। करेंसी यानी कि नोट या फिर सिक्के हो गए, इस पे बेस्ड हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि मीना वेंट टू अ बैंक। मीना बैंक गई टू विथड्रॉ रुपीज़ 2000। 2000 रुपये वो निकालने के लिए गई बैंक में। सी आस्क्ड द कैशियर, उसने कैशियर से क्या पूछा, टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली, यानी कि 50 रुपये और 100 रुपये के सिर्फ नोट उसने देने को कहा कैशियर को, क्योंकि उसे सिर्फ 50 रुपये के नोट और 100 रुपये के नोट ही चाहिए। अब कितने चाहिए वो तो नहीं दिया कि 50 और 100 कितने चाहिए अलग अलग, लेकिन पूरा मिला करके उसको कितना मिला, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, उसको 25 नोट मिले कुल मिलाकर पूरे। तो क्या पूछा है कि फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 सी रिसीव्ड। तो उसने को मतलब 50 रुपये के कितने नोट मिले और 100 रुपये के कुल कितने नोट मिले वो निकालना है। आइए देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। मान लेते हैं कि ₹50 के जो उसको नोट मिले वो कितने मिले, मान लेते हैं कि x मिले, और 100 रुपये के जो नोट मिले, 100 रुपये के उसको कितने नोट मिले, y नोट मिले। तो क्वेश्चन में दिया है कि उसको कुल मिला के 25 नोट मिले, तो यानी कि x और y को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 25 आना चाहिए। तो इस तरीके से ये हमारा बना पहला इक्वेशन। फिर क्या दिया है, पहले अब देखिए, अब पहले स्टेटमेंट से दूसरा जो हमारा इक्वेशन है वो बनेगा कि मीना को 2000 रुपये निकालने थे कुल मिला के। तो 2000 रुपये, अब यहाँ पर रुपयों की बात हुई, अभी तक तो नोट की बात हो रही थी, तो नोट x थे और y थे। अब रुपयों की बात होगी। अगर मान लीजिए कि आपके पास 50 रुपये के दो नोट हैं, तो आपके पास कुल मिला के कितने रुपए हो गए, 50 के दो नोट, यानी कि आपके पास 100 रुपये हो गए। इसी तरह अगर आपके 50 के नोट आपके पास x नोट हैं, तो आपके पास यहाँ से कुल रुपए जो हो गए, पैसों की जो वैल्यू हो गई वो कितनी है आपके पास, यहाँ से 50x। यहाँ पर भी आपने ना 50 × 2 ही तो किया था, 50 × 2 = ₹100 आया था। तो यहाँ पर भी 50 × x करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वो उसका वैल्यू निकल कर आ जाएगा। इसी तरह 100 रुपये का जो नोट था उसकी वैल्यू आपके पास कितनी हो गई, अगर आपके पास y नोट है तो कितने हो जाएंगे, 100y उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो इन्हीं दोनों वैल्यू की कुल कितनी वैल्यू थी, उसके कितने रुपए लिए थे, 2000 रुपये, यानी कि 50x और 100y को आपस में जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 2000 आना चाहिए। तो इस तरह से हमारा बनेगा दूसरा इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करना है। तो x + y = 25 पहला इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन ये है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, अगर हम पहले इक्वेशन को 50 से मल्टीप्लाई कर दें तो इससे क्या हो जाएगा कि हमारा x वाला टर्म दोनों बराबर हो जाएगा। तो पहले इक्वेशंस को मान लीजिए 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50x + 50y = 25 × 50 कितना हो जाएगा, 1250, यानी कि 1250। और दूसरा इक्वेशन क्या है हमारे पास, 50x + 100y = 2000। इन दोनों इक्वेशंस को आपस में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यहाँ से ये नीचे वाला को साइन बदल गया, 50x और -50x आपस में कट गया। यहाँ क्या है कि 50y और -100y, तो कितना हो जाएगा, -50y हो जाएगा। और ये 1250 में 2000 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -750। तो यहाँ से माइनस माइनस काट सकते हैं। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 750/50, यानी कि कितना आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा 15।
y का कितना वैल्यू आ जाएगा 15, और फिर इसके बाद y की जो वैल्यू आ गई 15, तो इसको x में किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। तो मान लीजिए पहला जो इक्वेशन था x प्लस वाई इक्वल्स टू 25, उसमें से y की वैल्यू 15 रख देते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगी x प्लस 15 इक्वल्स टू 25, x की वैल्यू हो जाएगी माइनस करेंगे तो 10, x की वैल्यू 10 और y इक्वल्स टू 15। तो हमें निकालना क्या था कि उसने कितने नोट रिसीव किए, 50 और 100 के। तो नोट 50 के नोट उसके पास कितने थे, x थे, तो x की वैल्यू कितनी आई 10 आई। इसका मतलब क्या हो गया कि देयरफॉर 50 रुपये के नोट उसके पास कितने आ गए, 10 आ गए। और क्या पूछा था कि 100 रुपये के कितने नोट हैं उसके पास, तो 100 रुपये के नोट यानी कि y की वैल्यू उठाओ पे 100 रुपये के नोट इसके पास 15 आ गए। यही क्या है, यही इसका आंसर हो गया, यही इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से करेंसी वाले क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये जो सेकंड पार्ट था इस चैप्टर का, ये वाला पार्ट भी पूरा हुआ। यहाँ पर हम वर्ड प्रॉब्लम्स वाले सभी क्वेश्चंस को देखा हमने, अलग अलग तरीके का, कॉस्ट पे बेस्ड, करेंसी पे बेस्ड, डिजिट्स पे बेस्ड, फ्रैक्शन पर आने वाले क्वेश्चन, हर तरह के इस तरह के क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया। तो इस तरीके से हमारा ये वाला टॉपिक भी पूरा होता है। इसका एक तीसरा पार्ट भी आएगा जहाँ पर हम सिर्फ कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, वहाँ पर कोई थ्योरी नहीं होगी। थ्योरी जितना भी था ये सारा का सारा हमने इन 2 लेक्चर में, पहले पार्ट में और दूसरे पार्ट में हमने कवर कर दिया। अब जो तीसरा जो पार्ट आएगा उसमें क्या होगा, हम ढेर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो पहले पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के एग्जाम में पूछा जा चुका है, और कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी रहेंगे उसमें प्रैक्टिस के लिए, तो हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। पहले वीडियो को आपने देख लिया होगा, अब दूसरा वीडियो भी आपने अगर ये पूरा देख लिया, तो अब तीसरे वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा जहाँ से आपके प्रैक्टिस होगी। और इस तरह के क्वेश्चंस को आप एनसीईआरटी की बुक या फिर किसी भी आपके पास जो भी 10th की बुक लीजिए, और इस तरह के क्वेश्चंस वहाँ पे ढेर सारे दिए हुए हैं। आप यहाँ से पढ़िए थ्योरी को कि किस तरीके से हर एक टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, और फिर उन क्वेश्चंस को वहाँ पे लगा करके और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।